सो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, समथिंग न्यू दैट आई वांट टू लर्न। अगेन दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फ्रॉम योर सेकंड बुक फॉर आईएससी एंड बेसिकली तीसरा जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और आईएससी का मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले तो थोड़ा सा ये जो वर्ड है इसको डिकोड करता है। जो इस चैप्टर में जो ये वर्ड, 3 वर्ड आपको नजर आ रहा है ना, 3 वर्ड्स। सो व्हाट आई सजेस्ट यू जस्ट कॉपी खोल के रखो, हाँ, और जैसे जैसे हम जो बोर्ड में लिखेंगे उसको भी आप लोग वैसे रनिंग नोट्स जैसा लिखते चलना, ठीक है। सो यहाँ पे 3 वर्ड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश, यहां पे कैश का मतलब होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, इसको फर्दर समझते हैं। जब हम बात करते हैं यहां पे कैश का, तो हम बात करते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बेसिकली द डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक। बैंक में हमारा जो डिमांड डिपॉजिट्स, हमने जो डिपॉजिट करके रखा है बैंक में, विच इज रीपेएबल ऑन डिमांड, दैट इज व्हाट वी कॉल डिमांड डिपॉजिट्स, राइट। जिस तरह से सेविंग्स डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, ये सब हमारा डिमांड डिपॉजिट में आता है, राइट। सो कैश एट बैंक, सो कैश मतलब कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। नाउ वी नीड टू कम कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है विच इज नॉट इक्वल टू कैश। कैश नहीं है बट कैश जैसा है, मतलब it is highly liquid, not liquid. There's a difference between liquid and highly liquid. Liquid का मतलब कैश, highly liquid का मतलब होता है next to cash और very near to cash, right? So जब हम बात करते हैं कैश इक्विवेलेंट का, तो हम बात करते हैं highly liquid investments, मतलब वेरी नियर टू कैश, मतलब उसे कैश में कन्वर्ट करना बहुत इजीली वो कन्वर्ट होगा और बहुत जल्दी कन्वर्ट होगा। दैट इज व्हाट वी कॉल कैश इक्विवेलेंट। जो कैश तो नहीं है बट कैश जैसा है, मतलब आपके बहुत ही हाथ के करीब है वो, आप उसको तुरंत ही कैश, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से कम है, आपने एक कंपनी का रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब रिडीमेबल मतलब जो 3 महीना के अंदर में रिडीम हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, राइट। और इसके साथ क्या आता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, commercial papers, all these financial instruments which has a maturity period of less than 3 months, which can be converted into cash very easily and quickly, and that is why we call it highly liquid, and that is why they come under the category cash equivalent. कैश तो नहीं है बट कैश जैसा है। सो यहां जो चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें जो पहला टर्म है कैश, क्या आपको कैश का मतलब समझ में आया है ना? सो द वर्ड कैश का जो स्कोप है, ये स्कोप है उसका, प्लीज ध्यान समझिएगा।
उसके स्कोप में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और कैश इक्विवेलेंट्स भी आता है। सिर्फ आप कैश इन हैंड नहीं समझोगे, ठीक है। सो दिस इज द स्कोप। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फ्लो। क्या मतलब होता है फ्लो का? फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट। क्या मतलब होता है? मूवमेंट। दैट इज व्हाट वी मीन बाय टर्म फ्लो, राइट। और फ्लो दो तरीका का होगा, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो। इवन जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आई होप आप लोग सब चीज को नोट करते चल रहे हैं, इसे एक एक चीज आप नोट कर रहे हैं। सो दिस इज योर मूवमेंट। फ्लो का मतलब यहां पे बेसिकली मूवमेंट का बात कर रहे हैं। किस चीज का मूवमेंट? किस चीज का मूवमेंट? कैश का मूवमेंट, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट। और मूवमेंट दो ही प्रकार के होंगे, एक टुवर्ड्स द बिजनेस होगा, टुवर्ड्स द एंटरप्राइज होगा, और एक अवे फ्रॉम द एंटरप्राइज होगा। टुवर्ड्स होगा तो उसे हम लोग इनफ्लो कहेंगे, अवे होगा तो हम लोग उसे आउटफ्लो कहेंगे। स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब वेरी सिंपल, बेसिकली स्टेटमेंट का मतलब होता है एक रिपोर्ट। करेक्ट है या ना? जैसे आपका स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स होता है ना, आपके बोर्ड एग्जाम्स के स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स होते हैं। क्या होता है वो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स? वो बेसिकली आपका एक डॉक्यूमेंट है जो आपके मार्क्स के परफॉर्मेंस को दिखा रहा है, रिपोर्ट करता है। सो इट्स बेसिकली अ रिपोर्ट, और यू कैन से इट इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू व्हाट? रिपोर्ट किस चीज का? अ रिपोर्ट ऑफ मूवमेंट। किस चीज का मूवमेंट? कैश और कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट। So I hope that you have understood the meaning of three different words that has been used in the name of this chapter. जो आज हमारा चैप्टर में जो तीन वर्ड है, मैं अभी तक आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग नहीं समझाया, बट मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन शब्द का मतलब आपको समझाया। इसी से आपको अंदाज लग गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, और आप नेक्स्ट अगले एक महीना तक जब हम लोग ये क्लासेस करेंगे तो आप क्या करने वाले हो। सो बेसिकली हम लोग एक ऐसा स्टेटमेंट बनाएंगे, राइट। एक ऐसा स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, हम लोग बनाने सीखेंगे, जो ये बताएगा कि बिजनेस में नेट कितना कैश ड्यूरिंग द ईयर, कितना कैश जेनरेट हो रहा है, कितना इंक्रीज हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा डिक्रीज क्यों हुआ। क्लियर है? ध्यान से समझ में आया? Okay, so this was about the cash flow statement, and this is prepared as per accounting standard 3, right? AS3 के हिसाब से, जो रिवाइज्ड वर्जन है उसके हिसाब से ये बनाया जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, अब मीनिंग में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। A cash flow statement is a financial statement that summarizes the amount of cash and cash equivalents entering and leaving the company. The cash flow statement measures how well a company manages its cash position, meaning how well the company generates cash to pay its debt obligations and funds to its operations. Now, saying this, I need to tell you one thing, कि why do we need to prepare a cash flow statement? Why do we need to prepare a cash flow statement? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको बना के फायदा क्या होगा, इसका क्या जरूरत है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। देखिए, जनरल टेंडेंसी ये होता है, जनरल टेंडेंसी कि एक कंपनी का जो प्रॉफिट है, एक अगर लेमैन के हिसाब से समझे तो एक लेमैन यही समझता है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है, जितना कंपनी का प्रॉफिट है उतना ही कंपनी ने कैश जनरेट किया है। मतलब उतना पैसा, अगर मान लो 1 लाख रुपया का प्रॉफिट है, सो दिस इज वेरी मच अंडरस्टूड कि 1 लाख रुपया कैश जनरेट हुआ। बट
practically this is not true. The profit of a company and the cash generated of a company during a year will not be same or are not same. It may be, but generally it will not be same. मतलब there can be a situation where the profit is high but the cash is low. मतलब you have earned a profit of 1 lakh rupees एक साल में, बट एक साल में जो कैश जनरेट हुआ है वो 20,000 का कैश जनरेट हुआ है. So you have generated 20,000 cash, but you have earned how much? 1 lakh. There may be also a case that where you have earned a profit of 20,000, but you have generated a cash of 1 lakh. सर ये केस हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, क्योंकि भारत में, इंडिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होता है उसे कहते हैं अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम, नॉट कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम. सो अंडर अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, income earned but not that is also be treated as an income. Credit sales is your income. So what happened? आपने सेल्स करा, उधार में करा, रेवेन्यू तो बढ़ गया लेकिन कैश का फ्लो नहीं हुआ, कैश नहीं आया. आउटस्टैंडिंग सैलरी, एक्सपेंस तो बढ़ा हुआ है लेकिन कैश बाहर नहीं गया, बट स्टिल आप उसको एक्सपेंस में ले लेते हो. सो सिंस हम लोग अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो जब हम लोग इनकम स्टेटमेंट अपना बनाते हैं तो उस इनकम स्टेटमेंट को बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा ऐसा आइटम्स को हम लोग इनकम और एक्सपेंसेस को इंक्लूड करते हैं जिसके चलते ना ही कैश बाहर जाता है ना ही कैश अंदर आता है. डेप्रिसिएशन, कैश बाहर नहीं जाता लेकिन एक्सपेंस है हमारा. मेरा प्रॉफिट को तो कम कर दिया लेकिन मेरा कैश को कम नहीं किया. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम तो बढ़ा दिया लेकिन कैश नहीं बढ़ाया. Am I making sense? So therefore what happens when you prepare a cash flow statement, it gives a very clear picture that how much the company has earned and how much cash is generated. And why? Then when you see this picture, then you can say कि बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? Why there is a difference? ये डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्या कारण है जिसके चलते हमने प्रॉफिट तो मेरा बुक्स दिखा रहा है लाख रुपया लेकिन बैंक में मेरा 20 रुपया पड़ा हुआ है, या मेरा बैंक में सिर्फ 20 रुपया कैश फ्लो हुआ है, कैश में इक्विवेलेंट 20,000 आया. व्हाट वाज द रीजन? व्हाट आर द रीजन? सो ये मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा. ये मैनेजरियल डिसीजंस लेने के लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द व्हाट वर द रीजंस दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अर्न्ड एंड द कैश व्हिच हैज बीन जनरेटेड. क्लियर? समझ में आ रहा है? सेकेंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी बताता है हमें कंपनी का सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी का मतलब कंपनी का एबिलिटी टू पे इट्स डेब्ट व्हेन द टाइम कम्स. जब वो डेब्ट मैच्योर होगा, जो आपने उधार लिया है, जब उसे पे करने का समय आएगा तो कंपनी क्या पे कर पाएगा, वो कंपनी की सॉल्वेंसी होती है. एंड हेंस दैट इज व्हाई कैश फ्लो स्टेटमेंट वी प्रिपेयर. और कंपनीज एक्ट तो ये मैंडेटरी कर देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, बट ये उन कंपनी के एक सर्टेन लिमिट है, एक अमाउंट है कि उस कंपनी का टर्नओवर का बेसिस के ऊपर होता है. मतलब एक सर्टेन टर्नओवर जिसका क्रॉस कर गया है उसे कंपल्सरीली उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही पड़ता है, ये कंपल्सरी है. सो दैट इज द बेसिकली एक पिक्चर है कि व्हाई यू नीड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. समझ में आ रहा है? क्लियर? याद रखना, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक ये दो अलग अलग चीज है. कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट.
कैश बुक जो हम लोग बनाते हैं, दैट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, वेदर आप कैश बुक बनाए या ना बनाए, जो भी कंपनी के लिए कंपलसरी किया गया है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। और आगे जाके भी हम लोग देखेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बुक आपस में डिफर कैसे करता है, वो भी हम लोग देखेंगे। बट ये हम पहले ही डिस्क्लेमर दे देते हैं कि अगर कोई बच्चा ये मन में सोच रहा है कि सर आप जो हमें बता रहे हैं ये तो हम लोग 11 में कैश बुक बनाए हैं सर, जहां पे हम लोग डबल कॉलम कैश बुक में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों का हिसाब रख रहे थे। तो एक चीज आपको याद दिलाना चाहे बेटा, कैश बुक में कैश इन हैंड और कैश बैक था, लेकिन कैश इक्विवेलेंट का कोई कॉलम नहीं था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग कैश इक्विवेलेंट्स को भी ले रहे हैं। ये एक डिफरेंस समझ में आया? So therefore, please do not confuse with the cash book and cash flow statement. ठीक है प्रतीक, नींद आ रहा? आगे बढ़े। अब तो मैंने कहा था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में जब हम लोग बात करते हैं कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट इन विद बैंक, कैश का मतलब ये हुआ, और इक्विवेलेंट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज मैंने बोला। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड This is the main reason which separates a cash flow statement from cash book. जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम लोग अपना स्टेटमेंट में जो कैश जनरेट हो रहा है कंपनी में एक साल में, हम लोग 3 डिफरेंट रीजन से उसे डिवाइड करते हैं, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। मतलब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग। नो, इससे पहले कि हम लोग इस पे घुसे, थोड़ा सा इस 3 के बारे में समझें। देखिए, किसी भी बिजनेस को अगर आप उठा के देखो तो हर बिजनेस में 3 तरीका का एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। अगर आप जॉर्ज एकेडमी का ही एनालाइज करो, अगर आप जॉर्ज एकेडमी का एक्टिविटीज को आप एनालाइज करो तो आप देखोगे कि जॉर्ज एकेडमी में 3 एक्टिविटीज परफॉर्म होते हैं। क्या है वो 3 एक्टिविटी? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। अब ये एक जॉर्ज एकेडमी एक एंटरप्राइज रन कर रहा है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, तो फिर हम बात करते हैं जॉर्ज एकेडमी का 3 ब्रांचेस है, B1, B2 और B3, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3। So when we talk about operating activity, we are talking about जॉर्ज एकेडमी का 3 ब्रांचेस जो डे टू डे बेसिस में काम कर रहे हैं। मतलब उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, मतलब योर प्राइम एक्टिविटी। तो जॉर्ज एकेडमी बीइंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जॉर्ज एकेडमी का प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी या प्राइम एक्टिविटी है क्लासेस देना, ट्यूशन क्लासेस सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट। और ये तीनों ब्रांच में एवरी डे होता है। और इस क्लासेस को प्रोवाइड करने के लिए एवरीडे बेसिस में, राइट, जॉर्ज एकेडमी ऑपरेट कर रहा है। दैट वो जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, तो ये जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऑफिस में क्या चल रहा है? ऑफिस में नोट्स प्रिपरेशन चल रहा है, क्या है? जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सो एवरी डे जब जॉर्ज एकेडमी का तीनों ब्रांच खुलता है और बंद होने तक जो भी काम चल रहा है वो इसीलिए कि जॉर्ज एकेडमी का तीनों ब्रांचेस को डे टू डे बेसिस में रन किया जाए, वो जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब इन द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, अगला साल, जॉर्ज एकेडमी एक नया ब्रांच ओपन करेगा, B4। तो जब जॉर्ज एकेडमी एक अपना नया ब्रांच ओपन करेगा, दैट इज B4, और अभी से जॉर्ज एकेडमी का काम चल रहा है, बिकॉज 5 महीना बाद, 6 महीना, 4 महीना बाद नया एकेडमिक सेशन शुरू हो जाएगा अप्रैल में, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेंटर। सो फॉर दैट अभी से उसका काम चल रहा है।
फर्नीचर्स आ रहे हैं, एलईडीज आ रहे हैं, इस जैसा स्क्रीन आ रहा है, कंप्यूटर्स आ रहा है, सारा पढ़ाने का चीज, फर्नीचर. So what is happening? What is happening? There is a lot of investment going on. हाँ या ना? Correct? So अभी हम जो क्या कर रहे हैं? ऑपरेटिंग. तीनों ब्रांच में क्लासेस चल रहा है. बट एट द सेम टाइम जॉर्ज एकेडमी एक नया ब्रांच खोलने का भी तैयारी में है. नया ब्रांच खुल रहा है, उसका तैयारी चल रहा है. तो वो मेरा क्या चल रहा है अभी? इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट इन व्हाट? इन फिक्स्ड एसेट्स. जॉर्ज एकेडमी में एक्सपेंशन भी तो करेगा. तो चलो ऐसे भी सोच लो, सर क्या नया ब्रांच खोलेंगे तो ही इन्वेस्टमेंट है? बिना ब्रांच खोले इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता? हो सकता है ना सर. अभी सर एक क्लासरूम में ये डिजिटल पैनल है. सर अगले साल जॉर्ज एकेडमी हर क्लासरूम में डिजिटल पैनल लगाएगा. वो भी क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. मतलब हम अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं. सो बेसिकली जॉर्ज एकेडमी, कोई भी जॉर्ज एकेडमी जैसा हर एंटरप्राइज, तो उसका जो पहला एक्टिविटी होता है वो तो उसका ऑपरेटिंग है, जो वो डे टू डे बेसिस में बिजनेस को चलाने के लिए कर रहा है. उसके साथ ही साथ वो लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है. अब जॉर्ज एकेडमी जब नया ब्रांच खोल रहा है और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए उसको पैसा भी चाहिए. और वो पैसा लाना मतलब किस पार्ट में अंदर आ गया? वो फाइनेंसिंग के अंदर में आ गया. फाइनेंसिंग का मतलब तो यही हुआ कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को फंड कैसे कर रहे हैं. राइट? तो अगर मैं सारे क्लासरूम में ये डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा, तो ये डिजिटल बोर्ड को फंडिंग कहां से मिलेगा? क्या आप डालेंगे एज अ ओनर? आप पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे कि आप थोड़ा सा करेंगे, बाकी डेप्ट लेंगे, बोरो करेंगे? तो एट द सेम टाइम यू सी, इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो उस इन्वेस्टमेंट को फंडिंग करने के लिए एक एक्टिविटी होगा, और वो हो जाएगा तुम्हारा. So while doing my day-to-day काम, I am also doing for my future investment, expansion investing चल रहा है. And in order to finance this investment, या in order to finance the long-term fixed assets, non-current asset basically, हम क्या कर रहे हैं? उसका फंड. तो ये ध्यान से समझिए, किसी भी बिजनेस को अब उठा के देख लो, बिजनेस में जो भी काम चल रहा है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म किए जा रहे हैं, जो भी एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं, वो एक्टिविटीज इन 3 कैटेगरीज में ही डिवाइड हो सकेंगे. इन 3 एक्टिविटी के अलावा चौथा कोई एक्टिविटी बिजनेस में नहीं है. एम आई मेकिंग सेंस? आप लोगों को एकदम क्लैरिटी मिल रहा है? हाँ, अग्री कर रहे हो? यही है, यही 3 एक्टिविटी है. ऐसा कभी नहीं होगा कि हम जॉर्ज एकेडमी का तीनों ब्रांच को बंद कर देंगे, इसका डे टू डे ऑपरेशंस बंद कर देंगे, मेरे प्रेजेंट स्टूडेंट्स का क्लासेस को बंद कर देंगे और हम नया ब्रांच खोलेंगे. करेक्ट? सो while operating my present business, while operating my present activities, जो भी है उसको ऑपरेट करते हुए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और फिर फाइनेंसिंग, उस इन्वेस्टमेंट को फंड करने के लिए. बेसिकली फाइनेंसिंग का मतलब होता है, एक शब्द में बोला जाए तो पैसों की जुगाड़. सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज अ जुगाड़िंग एक्टिविटी. वो जुगाड़ करने की एक्टिविटी है. किस चीज का जुगाड़ करने की एक्टिविटी है? वो पैसों की जुगाड़ करने की एक्टिविटी है. किस लिए पैसा चाहिए? अपना इन्वेस्टमेंट्स को फंड करने के लिए चाहिए. मोटा मोटी यही होता है. तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का खूबसूरती यही है कि वो ये बताता है कि बिजनेस अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश
जनरेट किया है या उसमें कितना यूज हुआ है। देखो दो ही चीज होगा, या तो कैश नेट बाहर गया होगा या तो नेट अंदर आया होगा। सो जब हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो बिजनेस का कैश का मूवमेंट बताता है और उस मूवमेंट को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्लियर? हाँ, समझ में आया? तो जैसे ऑपरेटिंग अगर हम बात करें, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अगर हम बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल बैंक के लिए लोन देना इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उस लोन पे इंटरेस्ट लेना इट इज एन ऑपरेटिंग इनकम, इट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? एक कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कंपनी है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसको बेचना उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सो कैश इनसे भी आता है और जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण भी पैसा आएगा और जाएगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कारण भी पैसा आएगा और जाएगा। क्लियर? हाँ, जब हम लोग बात करते हैं इन्वेस्टिंग का तो याद रखना इन्वेस्टिंग में हम लोग बेसिकली फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म नॉन करंट एसेट्स का एक्विजिशन पे बात करते हैं, राइट? और जब हम लोग बात करते हैं फाइनेंसिंग तो हम बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बैंक से बोरो फंड लेना इट्स अ फाइनेंसिंग, डिबेंचर इशू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इक्विटी शेयर्स इशू करना सब फाइनेंसिंग के अंदर में आता है। सो देयरफॉर अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेलिंग में जाएं तो जस्ट आपको थोड़ा सा ये करने के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि क्या क्या आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में आ सकता है। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, royalties received cash received from your trade receivables, your debtors, bills receivable, ये सब आपका ऑपरेटिंग के अंदर में आ रहा है। अगर कैश रिसीव है तो कैश पेमेंट भी होगा, कैश पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जब पे करेंगे, क्योंकि डेटर्स सेल से क्रिएट होता है, क्रेडिटर परचेज से होता है, ये सब मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इन्वेस्टिंग में अगर आ जाए तो एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, याद रखना एसेट्स खरीदना अगर इन्वेस्टिंग है तो एसेट्स को बेचना भी। अच्छा, आपने अगर किसी कंपनी में शेयर्स खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और अगर लॉन्ग टर्म मतलब, और इसी शेयर्स पे अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड रिसीव्ड। तो आप एक चीज देख रहे हो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के चलते पैसा जाता भी है और उसी पे पैसा आता भी है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी के चलते पैसा जाता भी है और पैसा आता भी है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इशू ऑफ शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड,
लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, समझ रहे हो? सो देखो, शेयर्स इश्यू करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आएगा, पैसा उधार लेना, डिबेंचर इश्यू करना, फाइनेंसिंग पैसा आ रहा है, और वही लोन अगर तुम वापस करोगे तो पैसा जाएगा, उसी लोन पे डिविडेंड इंटरेस्ट पे करोगे पैसा जाएगा, शेयर्स पे डिविडेंड पे करोगे तो पैसा जाएगा। तो डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। कैसे? क्योंकि डिविडेंड किस पे दिया जा रहा है? शेयर्स पे, और शेयर इश्यू करना क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट किस पे किया जा रहा है? लोन पे। लोन लेना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो लोन लेना जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो लोन पे इंटरेस्ट पे करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और लोन को वापस करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये कुछ नहीं, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिए कि इस तरह के एक्टिविटीज को आप सेग्रीगेट करो। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू शुड हैव अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ विच एक्टिविटी इज ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड सो आपको सेग्रीगेट करना मालूम होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना है। यही इस चैप्टर का बहुत बड़ा खेला है। आपको आइडेंटिफिकेशन आपके पास पता होना चाहिए कि मैं इस एक्टिविटी को किसके अंदर में, किस कैटेगरी के अंदर में डालूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्लास होगा, आज का क्लास में हम लोग का पूरा फोकस होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे। मतलब आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाला जाए। ठीक है, अच्छा, कैश जब हम बात करते हैं कैश फ्लो या कैश जनरेशन, तो याद रखना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का बात कर रहे हैं, राइट? कैश जनरेट भी हो सकता है और कैश यूज्ड भी हो सकता है। अगर कैश गया है, नेट कैश मतलब 100 रुपया आया और 80 रुपया गया, तो हम बोलेंगे 20 रुपया जनरेट हुआ। 80 रुपया आया और 100 रुपया चला गया तो हम बोलेंगे 20 रुपया यूज्ड हुआ। समझ में आ रहा है? अब यही चीज कैश बुक में नहीं था। कैश बुक आपको एक्टिविटी वाइज सेग्रीगेट करके नहीं देता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको एक्टिविटी वाइज सेग्रीगेट करके देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी को। क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी? बोलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर ऑल the things a company does to bring its product and services to market on an ongoing basis। ongoing basis में हर वो चीज जो एक कंपनी अपने प्रोडक्ट या अपने सर्विसेज को मार्केट तक लाने के लिए, उसे कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वो जो भी कर रहा है ऑनगोइंग बेसिस में, वो सब उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। एक और है डेफिनेशन, दीज आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। प्रिंसिपल, मेन, प्राइमरी रेवेन्यू। जिस तरह से जॉर्ज एकेडमी का प्रिंसिपल रेवेन्यू होगा जॉर्ज एकेडमी का ट्यूशन फीस जो बच्चों से कलेक्ट किया जाता है, तो ये मेरे लिए प्रिंसिपल रेवेन्यू है। इसके अलावा जो मेरा इनकम और कहीं से अगर जनरेट होता है तो वो मेरा ऑपरेटिंग के अंदर में नहीं आएगा, वो मेरा कोई और एक्टिविटी के कारण हुआ। ऑपरेटिंग के कारण जो आएगा वो प्योरली एजुकेशन सर्विसेज दे करके जो मेरे को मिल रहा है वही मेरा ऑपरेटिंग के अंदर में आता है। सो दिस इज नोन एज योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब हमें निकालना है कि कैसे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालेंगे। ठीक है, कैसे? तो उसमें बेसिकली जो निकालने के लिए, इनफैक्ट पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दो मेथड होता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सिलेबस में है नहीं, हेंस हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, अब आप बोलोगे सर इनडायरेक्ट मेथड क्या हुआ सर? तो इनडायरेक्ट मेथड में जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हैं तो इनडायरेक्ट मेथड में इनडायरेक्ट मेथड, इस मेथड में आपको दो चीज दिया जाएगा।
स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बेसिकली द इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा बैलेंस शीट। इस दोनों को स्टडी करके, इस दोनों में जो डेटा दिया है उस डेटा का इस्तेमाल करके आप बनाते हो कैश फ्लो स्टेटमेंट, आप बनाते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फ्रॉम फाइनेंसिंग। ये होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इसको ऐसे समझते हैं कि अगर आप हमसे पूछते हो कि भैया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है, तो हम बोलते हैं काम कर, हम तेरे को जॉर्ज एकेडमी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे देते हैं और जॉर्ज एकेडमी का बैलेंस शीट दे देते हैं, चल तू इससे निकाल। हम डायरेक्टली तेरे को नहीं बताएंगे, डायरेक्टली डेटा निकल सकता है, लेकिन हम तेरे को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करके हम तेरे को इनडायरेक्ट बोलेंगे। हम लेंगे तुमको, हम इनकम स्टेटमेंट बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हम कितना कमाते हैं, मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, जॉर्ज एकेडमी का नेट प्रॉफिट कितना, ले ये तेरे को दे दिया, और जॉर्ज एकेडमी का बैलेंस शीट तेरे को दे दिया। अब तू देख इसमें से डेटा को, इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके तू कैसे ये पता करेगा कि जॉर्ज एकेडमी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना है, इन्वेस्टिंग कितना है एंड फाइनेंसिंग। सो इट्स एन इनडायरेक्ट अप्रोच। आई विल नॉट गिव यू एक्सेस टू my books of accounts, rather I will give you my financial statement. I will just give you my statement of PL and I will give you a balance sheet. बस ये दो चीज ले और निकाल। Apart from this I will not give you any other information. समझ में आ रहा है? Getting my point? तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट मेथड बोला जाता है। तो आपको ये दो चीज दिया रहेगा और ये दो चीज को देखते हुए आप तीनों कैश फ्लो बनाओगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो आज हम लोग करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अब जब हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, तो मेरे पास ये दो चीज दिया हुआ है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है और आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब आप बोलोगे भैया कैसे पता चलेगा कि जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो कितना हुआ, हम इससे कैसे पता करेंगे भैया, कैसे समझ में आएगा? बैलेंस शीट में तो कैश इन हैंड है, बैलेंस शीट में तो कैश एट बैंक है, लेकिन वो जो बैंक में पैसा है वो तो कैश में जो दिख रहा है हाथ में पैसा है बैंक में, वो तो अलग अलग कारणों से आया है। हमको तो सिर्फ क्या जानना है, हाँ ठीक है। अब देखो कैसे जानोगे तुम। सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीएल लोगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में तुमको दिखता है एनपीबीटी। क्या दिखता है तुमको? नेट प्रॉफिट या आफ्टर टैक्स। बेसिकली आपको ये मिल जाएगा, पैक मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, कितना लॉजिकली बता रहे हैं हम तुमको, कोई फॉर्मेट रखना नहीं पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ पीएल से आपको क्या दिखता है? ये तो दिख रहा है ना, आपको टैक्स दिख गया आपको। अच्छा, और आपका पूरा इनकम है और आपका एक्सपेंसेस है, पूरा इनकम और पूरा एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डायरेक्ट इनकम मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम और पूरा एक्सपेंसेस है आपके सामने में, और उससे निकला हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आपको क्या जानना है? कैश फ्लो फ्रॉम। आप क्या इच्छा रखते हैं जॉर्ज एकेडमी में क्या जानना? आप क्या इच्छा रखते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानना इच्छा रखते हैं आप क्या जानना इच्छा रखते हैं? आप क्या जानना चाह रहे थे मेरे से? जॉर्ज कैश फ्लो। आप ये मत बोलिए कि हम जॉर्ज एकेडमी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानने हैं। आप जानने क्या है मेरे पास? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप क्या जानना चाह रहे थे जॉर्ज एकेडमी से? मैंने आपको क्यों दिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल? मैंने आपको इनकम स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट किस लिए दिया है? ताकि आप क्या निकाल सके? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्योंकि आप आए मेरे पास ये जानने के लिए कि भैया हमको ये जानना है कि आप पढ़ाकर आपका जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है पढ़ाना, उससे जॉर्ज एकेडमी कितना कैश जनरेट किया है एक साल में, इस साल में कितना जनरेट किया, हमको ये जानना है।
तो जब तुम इस प्रश्न लेकर के मेरे पास आया तो उसका जवाब में हम तुमको क्या दे दिए, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दे दिया, बोले इससे पता करो। अब तुम कैसे पता करेगा, दुविधा में है तुम। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है, एसेट लायबिलिटीज कैपिटल बता रहा है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल आपका प्रॉफिट बता रहा है, कैसे पता करोगे? अगर आपको ये जानना है कि जॉर्ज एकेडमी पढ़ाकर कितना कैश जनरेट किया है, तो उससे पहले ये पता करो कि जॉर्ज एकेडमी पढ़ाकर कितना कमाया है। अगर तुम ये जानना चाहता है कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश जनरेट हुआ है, उससे पहले तू ये जान कि मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट हम कमाए हैं। बात समझ में है? आप ये जानना चाहते हो कि भैया आप पढ़ा करके कितना कैश जनरेट किए हैं, तो हम तुमको बोलेंगे तुम पहले ये पता कर कि भैया आप पढ़ा करके कितना कमाते हैं। पहले तुम अगर ये पता कर लोगे कि हम पढ़ा करके कितना प्रॉफिट कमाते हैं, वहां से तुम्हारा सिलसिला शुरू होगा ये जानने का कि हम पढ़ाकर कितना कैश जनरेट किए हैं। तो तुम्हारा तो पहला कदम ये होगा ये जानना कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना आया वो बात की बात है, पहले तो ये जान मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा याद रखना, जब तुम ये निकालोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानना है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालोगे? देखिए, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे क्योंकि आपका मान लीजिए इनकम स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने आपका डायरेक्ट पैट दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आपको ये पता है। तो आपको यहां से जाना है, कहां जाना है? आपको नेट प्रॉफिट से कहां जाना है? आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब अगर मेरा इनकम स्टेटमेंट वर्टिकल है, हम नीचे में है, एंड में, हमको यहां से ऊपर जाना है, यही है। यानी कि नेट प्रॉफिट से कहां जाना है हमको? बेटा कुछ नहीं करना है। अगर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है, हम लोग रेशियो एनालिसिस में ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पढ़े ना, देखो कितना लिंक है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना है, नेट प्रॉफिट से, तो बच्चा कुछ नहीं करना है, इस नेट प्रॉफिट में ऐड कर दो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट निकला था, ये नेट प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी ऐड करने के बाद, क्योंकि नेट प्रॉफिट जब हम लोग निकालते हैं तो हम लोग सारा इनकम और एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, इनडायरेक्ट इनकम इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारा माइनस कर देते हैं। तो अगर नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है तो जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, उसका इफेक्ट आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जब आप नेट प्रॉफिट से उसको हटाओगे तब आप कहां बढ़ोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे बढ़ोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल किस काम का? स्टेटमेंट ऑफ पीएल से पता करोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या पता करोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करोगे। क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता करोगे? क्योंकि तुमको जानना है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है। तो कैश फ्लो जानने के पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानो। ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश कितना फ्लो हुआ है उसे जानने के लिए पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानो। क्या आपको सेंस बन रहा है? इनडायरेक्ट मेथड हम लोग उल्टा घुमा के कान पकड़ेंगे, समझ में आ रहा है? डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, उल्टा अप्रोच है, यही आपका सिलेबस में है। तो आपका पहला कदम होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, लेकिन उससे भी पहले पहला कदम होगा आपको ये जानना जरूरी है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो आफ्टर टैक्स है नेट प्रॉफिट। अब देखो, अगर तेरे को इनकम स्टेटमेंट दे दिया तो बहुत इजी होता है क्योंकि आंख का सामने दिखेगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं दिया रहता है, बैलेंस शीट कर दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे हम लोग पता कर देखते हैं थोड़ा। लेकिन अभी मोटा मोटी आइडिया पता चल गया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है तो मेरा जो पहला कदम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तरफ होना चाहिए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कैसे पहुंचेंगे? नेट प्रॉफिट के थ्रू जाएंगे। किसके थ्रू जाएंगे?
क्लियर है? चलो अब हम आपको यहां पे फॉर्मेट देते हैं, ये है फॉर्मेट, समझिएगा इसको। तो सबसे पहले आपको क्या दिखा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, विदाउट इसका नहीं होगा, बिकॉज यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। हम लोग हम थोड़ा सा समय लेके कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, हो सकता है क्लास बोरिंग लगेगा, लेकिन हम इसलिए स्लो कर रहे हैं क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं है। 90% स्टूडेंट को यहां तक प्रॉब्लम होता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, यहीं पे दम हार जाता है वो लोग, यहीं पे हार जाता है। इसका बात को तो कहानी बहुत अलग है। 90% स्टूडेंट को हम देखे हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पहला 4 लाइन है वहीं हार गया वो। इसलिए चैप्टर बहुत लोगों के लिए नाइटमेयर बन जाता है, जबकि है नहीं, बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, तो मैंने आपको सीधा कहा कि सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, क्योंकि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको जानना है, तो आप नेट प्रॉफिट शुरू करो। अब इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ध्यान से देखना, इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैंने क्या लिखा है? एडजस्टमेंट करो, किस चीज का? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। अरे सर आप एक चीज को छोड़ दिए, नॉन कैश छोड़ दिए सर। हाँ, नॉन कैश आइटम्स का भी। सर नॉन ऑपरेटिंग आइटम का क्यों? नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे, क्यों? क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हैं? क्या जानने के लिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। सो एनपीबीटी के साथ, नेट प्रॉफिट के साथ जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिंग आइटम मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन, देखो कितना इजी है। सो आपके पास नेट प्रॉफिट है और उस नेट प्रॉफिट से आप क्या करोगे? वो जो बताए कि आपको उस नेट प्रॉफिट से नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट को, तो जो मैं इफेक्ट को हटाना है उसको यहां पे क्या बोला गया? एडजस्टमेंट। क्या बोला गया? एडजस्टमेंट बोला गया इसको। क्लियर? एडजस्टमेंट फॉर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। मैंने नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोला, वो लोग इस दोनों के जगह में एक वर्ड यूज किया, नॉन ऑपरेटिंग, उन्होंने आइटम्स वर्ड यूज किया। तो आइटम्स का मतलब क्या हुआ? बुक में आइटम दिखेगा, आइटम का मतलब क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हो गया? अच्छा सर ये तो बहुत समझ में आ गया अच्छा से, अभी आप पहले बताए थे थोड़ा देर पहले। सर नॉन कैश आइटम का क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हैं? हमको तो आप बोले कि हमको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाना है, तो फिर नॉन कैश आइटम का क्यों करेंगे? नॉन कैश आइटम को क्या होता है सर? सर नॉन कैश आइटम वो आइटम होता है जिसके चलते ना ही बिजनेस में कैश आया है ना ही गया है। नॉन कैश आइटम ऐसा इनकम होता है या ऐसा एक्सपेंस होता है जिसके चलते ना पैसा आया है ना गया। अच्छा सर ऐसा कौन सा एक्सपेंस है जिसके चलते पैसा बाहर नहीं जाता? डेप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, पैसा बाहर नहीं जाता है, पैसा बाहर लेकिन एक्सपेंस है। बैड डेट्स, बैड डेट्स, हाँ भैया पैसा बाहर नहीं जाता है सर। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बहुत सारा नॉन कैश आइटम्स है। तो आपको नॉन ऑपरेटिंग का क्यों करना पड़ा? नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए। और नॉन कैश का क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है सर। क्योंकि सर इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए नॉन कैश आइटम्स का भी इस्तेमाल कंसिडरेशन में लिया गया है। इस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए सर नॉन कैश आइटम्स को भी लिया गया था। तो अगर हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हटा देंगे तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो जानना है वो काम, कैश फ्लो अगर जानना है तो नॉन कैश आइटम्स का भी इफेक्ट। इसीलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
से आप एडजस्टमेंट करते हो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का। समझ में आया? कुछ आइटम्स क्या होंगे? ऐड होंगे। जैसे हम बोले डेप्रिसिएशन ऐड होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हुआ। गुडविल रिटर्न ऑफ ऐड होगा। अच्छा सर माइनस क्या होगा? आइटम्स कुछ डिडक्ट भी होंगे सर। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट सर इंटरेस्ट पेड क्यों माइनस कर रहे हैं? अरे भैया इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, सिखाए थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो बिजनेस का ऑपरेशन बंद होने से वो एक्सपेंस भी सर इंटरेस्ट पेड तो नॉन ऑपरेटिंग है सर। तो आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम समझ में आ रहा है कि नहीं? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो या तो कुछ आइटम्स ऐड होंगे और या तो कुछ आइटम्स डिडक्ट होंगे। किसके साथ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ। ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा? क्लियर? अच्छा सर यहां पे लिखा हुआ बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अरे भैया वर्किंग कैपिटल का मतलब था CA माइनस CL। देखो रेशियो, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो सर अगर हम वर्किंग कैपिटल का चेंज का बात कर रहे हैं मतलब चेंज इन करंट एसेट और चेंज इन करंट लायबिलिटी। अच्छा सर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का भी कैश फ्लो के साथ कोई लेना देना है क्या? अरे भाई कैश का तो एसेट और लायबिलिटी के साथ तो पूरा लेना देना है, पूरा लेना देना है एसेट और कैश के साथ। देख जब भी आप बिजनेस में, याद रखना, जब भी बिजनेस में एसेट्स बढ़ेगा तो कैश घटेगा। सिंपल कॉमन सेंस। हम फर्नीचर खरीदे, कैश गया। जब भी एसेट्स घटेगा तो इसका कैश में पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एसेट बेचेंगे, जमीन खरीदे पैसा गया, जमीन बेचे पैसा आया। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज और कैश का सीधा संबंध है। लाइबिलिटी बढ़ेगा तो कैश भी बढ़ेगा। उधार लेंगे पैसा, लाइबिलिटी भी बढ़ा, और अगर लाइबिलिटी घटेगा हो गया। तो इसीलिए तेरे को हम बैलेंस शीट भी दिए थे, क्योंकि बैलेंस शीट से तुम मेरा एसेट का चेंजेस और लाइबिलिटी का चेंजेस को देख करके समझ जाना कि कैश कितना आया। और अगर एसेट और लाइबिलिटी चेंज हो रहा है तो मतलब क्या चेंज हो रहा है? करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी चेंज हो रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? वर्किंग कैपिटल। अच्छा सर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी क्यों? नॉन करंट एसेट और नॉन करंट लायबिलिटी क्या पाप कर दिया? कुछ पाप नहीं किया बेटा। नॉन करंट एसेट तो इन्वेस्टिंग में जाएगा और नॉन करंट लायबिलिटी शेयर्स फाइनेंसिंग में है। हम तो पहले बता दिए थे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप फिक्स एसेट जनरेट करोगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेब्ट्स और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। बचा क्या था? करंट एसेट करंट लायबिलिटी। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो ऑपरेटिंग में आता है, डे टू डे में। डेटर करंट एसेट है, वो कैसे जनरेट होता है? उधार में माल बेचने से, ऑपरेटिंग। क्रेडिटर क्या है? करंट लायबिलिटी। कैसे आता है वो? उधार में माल परचेस करना क्या है? ऑपरेटिंग। सो आपका डे टू डे ऑपरेशंस जो आपका वर्किंग कैपिटल है, उस वर्किंग कैपिटल का जो चेंज है वो भी तो आपका कैश फ्लो बताएगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो देयरफॉर जब आप जॉर्ज एकेडमी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जानेंगे जॉर्ज एकेडमी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आप जाएंगे जॉर्ज एकेडमी का बैलेंस शीट में और अब जॉर्ज एकेडमी का करंट एसेट और करंट लायबिलिटी
साल के अंत का और साल का शुरुआत का कंपेयर करोगे, उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कितना पैसा आ रहा जा रहा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है मेरे बच्चों, आपको इनडायरेक्टली पता करना है। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट काम आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए, इनकम स्टेटमेंट काम आया नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करने के लिए और नॉन कैश आइटम्स को हटाने के लिए, इनकम स्टेटमेंट से पता चला। और उसके बाद हम चले गए करेंट एसेट, हमको पता है कि जब मेरा ऑपरेटिंग होता है बिजनेस में, बिजनेस को ऑपरेट करते वक्त मेरा करंट एसेट जनरेट होता है, करंट लायबिलिटी भी जनरेट होता है। उधार में माल बेचे तो एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ेगा, डेटर जनरेट हुआ मतलब कैश कम हो रहा है, कम हो रहा मतलब डेटर अगर बढ़ा, हम सामान बेच दिए, डेटर बढ़ गया, कैश तो आया नहीं है, लेकिन वही डेटर अगर पैसा दे दिया तो कैश बढ़ गया। तो डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज इन कैश। तो साल के शुरू में मेरा डेटर 1 लाख था और साल के अंत में मेरा डेटर 80,000 है, तो 20,000 आया ना भाई। तो इससे पता चला कि नहीं चला कि कैश आया है कि नहीं। साल के शुरू में करंट लायबिलिटी 1 लाख था, साल के अंत में करंट लायबिलिटी क्रेडिटर 80,000 है, 20,000 मेरा क्रेडिटर कैसे घटा, मतलब हम पेमेंट किए हैं। तो यहां से मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कैश फ्लो का, समझ में आया कि नहीं है। तो देखो हम यहाँ पे लिख दिए हैं बच्चा, बहुत सिंपल, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ऐड क्या ऐड होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन, याद रखना, इन डिक्रीज इन करंट एसेट इज इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज इंक्रीज इन कैश। लाइबिलिटी और कैश एंड इक्विवेलेंट का उल्टा रिलेशन है, सीधा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, और एसेट्स का और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का इनवर्स रिलेशन है। तो लेस कब होगा, जब करंट एसेट कम बढ़ेगा, इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये करने के बाद ऐसे समझो, पहले आपने एनपीबीटी निकाला, हाँ, इस एनपीबीटी के साथ आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किया, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके साथ आप क्या एडजस्टमेंट करोगे, चेंज इन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। जो चेंज है सिर्फ उसका, जो चेंज है सिर्फ उसका एडजस्टमेंट करोगे। वो करने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, क्या मिल जाएगा, उसके बाद उससे माइनस करो, तब क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम या तो यूज, नेगेटिव आया तो यूज्ड है, पॉजिटिव आया तो हो गया, कोई दिक्कत है। अब सर एनपीबीटी कैसे निकालेंगे, निकालना नहीं बेटा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल दिया रहेगा, आंख खोल के देख लेना, और कुछ नहीं करना। सर अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं दिया रहा तो, बैलेंस शीट दिया रहा तो सर कैसे निकालेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट दिया रहा तो कैसे निकालेंगे सर। अरे सर बैलेंस शीट दिया रहेगा तो घबराना नहीं ना, शेयर होल्डर फंड है तो हमारा, शेयर होल्डर फंड में क्या है ना, रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व सरप्लस के अंदर में जाता है, देखो कितना शेड्यूल 3 काम आ रहा है। हम क्यों बोले थे शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने साथ साथ 3 चैप्टर को लेके चलता है वो खुद अपने को, एक रेशियो और तीसरा कैश फ्लो, कितना इंपॉर्टेंट है। तो जिसका शेड्यूल 3 गया, हम बार बार बोलो, उसका रेशियो भी गया, उसका कैश फ्लो भी जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता उसको। मतलब कम से कम अगला स्टूडेंट 18 से 20 नंबर घर छोड़ के जा रहा है। एनीवेज कमिंग बैक, तो सर एनपीबीटी कैसे निकाले, अगर बैलेंस शीट देख के निकालना पड़े तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जाओ शेयर होल्डर फंड में, कहाँ जाओ, शेयर होल्डर फंड में जाओ, ठीक है, और शेयर होल्डर फंड में जाओ, और वहां पे शेयर होल्डर फंड में जा करके पता करो, क्या पता करो भैया, जाके शोल्डर फंड में जाकर के घुसो रिजर्व एंड सरप्लस में, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर में तुमको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ पीएल
का जो क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस जो भी वो कहाँ रहता है, रिजर्व एंड सरप्लस में रहेगा। और तुमको बैलेंस शीट अगर है तो नोट्स टू अकाउंट भी रहेगा, तुमको तो बताया जाता है कि रिजर्व एंड सरप्लस में आइटम क्या क्या है। तो देयरफॉर डिफरेंस लो, डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड opening balance of surplus, that is balance in statement of PL। सबसे पहले वो डिफरेंस लो। तो साल के शुरू में, मान लो साल के अंत में क्लोजिंग में स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 1 लाख है और साल के शुरू में 80,000 था। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब समझ रहे हैं ना, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस मतलब सब चीज दे दा करके जो बचा हुआ है वही चला जाता है रिजर्व सरप्लस में। तो अगर साल के शुरू में मेरा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 80 दिख रहा है और साल के अंत में मेरा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 1 लाख दिख रहा है, तो 20,000 से प्रॉफिट बढ़ा कैसे है? इसका मतलब इस साल हम कमाए थे, तभी तो 20,000 रुपये मेरा बढ़ गया। एक नंबर। अच्छा, ये जो पीएल में जो बैलेंस रहता है, ये सब चीज देने के बाद मतलब प्रॉफिट से अप्रोप्रिएशंस करने के बाद, इसका कैसे समझो? हम तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ मेरा पॉकेट में कितना पैसा है, और तुमको हाथ लगाने नहीं देंगे, बट तुमको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि 5 रुपया हम अंश को दिए, 5 रुपया हम जिनेश को दिए, 5 रुपया हम रोशन को दिए, और देने के बाद 2 रुपये बचा हुआ है पॉकेट में। बताओ मेरे कितना था? क्या किया तुम? कुछ नहीं किया। पॉकेट से जो जो निकला था अप्रोप्रिएशन वापस ऐड किया, और जो बचा हुआ, तो जो बचा हुआ यही है 2 रुपया। और प्रॉफिट से क्या क्या देते हैं? अरे भैया, ऐड टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हो सकता है जीआर में कुछ ट्रांसफर किए होंगे। साल के शुरू में 10,000 जीआर है, साल के अंत में 15,000 जनरल रिजर्व में है, 5,000 रुपया बाबूजी लाके दिया। कहां से आया 5,000 रुपया? कहां से आया? ट्रांसफर किए होंगे। तो प्रॉफिट से 5,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ, कहां से? प्रॉफिट से। वो 5,000 ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे इतना रुपया बचा हुआ है, तो भी तो 5,000 रुपया इसमें क्या हो जाएगा? डिविडेंड पे करते हैं, कहां से पे करते हैं? प्रॉफिट से पे करते हैं, तो भी क्या कर दो? डिविडेंड पेड, एड इंटरिम डिविडेंड पेड। इसके साथ एक चीज और ऐड होगा, एड प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स भी कहां से? मेड ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड है, मेड। कितना आपने टैक्स देने के लिए प्रोविजन, वो भी प्रोविजन कहां से बनता है? प्रॉफिट से। प्रॉफिट से आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट से आप डिविडेंड पे करते हो, प्रॉफिट से आप टैक्स देने का भी प्रोविजन क्रिएट करते हो। तो ये सब अप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट का। जब इसे एक जगह लेकर के आओगे और उसको ऐड कर दो, क्योंकि ये सब चीज देने के बाद आपका पीएल बैलेंस इतना बड़ा है, तो उसको वापस ऐड करो उसके साथ। और एक चीज लेस होता है, वो द लेस इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिटेड टू पीएल। इनकम टैक्स रिफंड क्रेडिटेड टू पीएल। इनकम टैक्स रिफंड, आईटी रिफंड क्रेडिटेड टू पीएल। क्या होता है, कभी कभी हम इनकम टैक्स कभी कभी रिफंड आ जाता है, हम ज्यादा पे कर दिए तो रिफंड क्लेम करेंगे, रिफंड आ जाएगा। तो अगर उसको रिफंड को मैंने पीएल में ले लिया है, क्रेडिट में इनकम मान लिया है, तो उसको माइनस करना पड़ेगा। बस मतलब ये आइटम्स तुमको दिया रहेगा समाप्त के समय में, तुमको सबको क्या करना है? समेटना है। तो अगर तेरे को क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे दिया तो इतना ड्रामा नहीं होगा।
आंख के सामने दिखेगा। और अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं दे करके सिर्फ बैलेंस शीट दे दिया, तब तुमको चुन चुन करके सब और सारा आइटम तुमको मिलेगा रिजर्व सरप्लस, वहीं से तुम्हारा कहानी शुरू होगा। तो इस तरह से एनपीबीटी, अब ये एनपीबीटी निकाल के यहां जाना है, तो यानी कि अगर किसी का एनपीबीटी का कैलकुलेशन गलत हुआ, खत्म कहानी खत्म हो गया। इसलिए हम तो बोल रहे हैं ना, यहां तक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो ये वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये बेड़ा पार कर लिया, मतलब वो 75% जंग जीत चुका है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसीलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि वो लोग ये वाला पार्ट में फोकस नहीं करते, ये वाला पार्ट में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट्टा मार लेता है। जहां रट्टा मारा वहां कहानी खत्म, नहीं बन पाएगा फिर। तो आप मेरे पास क्या क्वेश्चन लेकर के आए थे कि भैया पढ़ा करके कितना कैश जनरेट करते हैं। हम तुमको क्या थमा दिए हैं, पीएल और बैलेंस शीट। तो तुम सबसे पहले क्या जाना कि भैया आप पढ़ा करके कितना कमाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानो, फिर मेरा उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ मेरा करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आए उसको एडजस्ट करो, मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकलिए, कहानी खत्म। क्लियर? तो अभी एक पेज छोड़ देना और एक पेज छोड़ करके पहले इसको कॉपी करना फॉर्मेट को, और उसके बाद ये कॉपी करना एक पेज छोड़ करके, क्योंकि एक पेज में हम थ्योरी लिखवाएंगे। ठीक है, चलिए जल्दी से।